अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम लोगों ने सॉल्व करना है फेब मार्च 2026 पेपर 52 एस वन का पेपर है फेब मार्च का। अच्छा बेटा, अभी इसकी असल में इतनी रेडिली मार्किंग स्कीम अवेलेबल भी नहीं है, इसीलिए जो है मैं आप लोगों को इसके एक पूरा सोल्यूशन करके दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि पेपर में क्या होगा। और मोस्ट प्रॉब्ली यही मार्किंग स्कीम भी होगी जो मैं करूँगा। अब आते हैं इसके पास पेपर्स पे, क्वेश्चंस क्या हैं। पहला सवाल, अ क्लब हैज 12 मेंबर्स ऑफ विच, बेटा 12 मेंबर हैं, जिसमें से हमारे पास 7 मेन 5 वुमेन। अ कमिटी ऑफ 4 मेंबर्स इज टू बी चोजन। बेटा सिलेक्शन की बात हो रही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सैंपल फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन कमिटी इंक्लूड्स एटलीस्ट 2 मेन। कम से कम 2 आदमी हो। अच्छा बेटा, अब इसमें एक तो चीज ये हो सकती है कि प्रोबेबिलिटी मांगी है इन्होंने। प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ डिजायर्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल। अगर मैं बात करूं अपने डिजायर्ड आउटकम्स की, डिजायर्ड आउटकम्स हमारे पास क्या हैं कि भाई कम से कम 2 आदमी हो। इसका ये मतलब है कि 2 आदमी हो सकते हैं विद 2 वुमेन, और वी कैन हैव 3 मेन विद 1 वुमेन, और वी कैन हैव 4 मेन विद 0 वुमेन। अब ये डिजायर्ड आउटकम्स हो सकते हैं। अब अगर मैं डिजायर्ड आउटकम्स की बात करूं, कितने आदमी हो भाई? 7 में से 2, 7C2। कितनी औरतें हो? 5 में से 2, 5C2। और बेटा 3 आदमी हो 7 में से, विच मीन्स 7C3 इंटू 5C1, और 7C4 इंटू 5C0। अब अगर मैं बेटा डिजायर्ड आउटकम्स अपने पास लिखने जाऊं, तो 7C2 21 इंटू 5C2 10 होता है 210, प्लस 7C3 इंटू 5, दैट इज 175, plus 7C4, that is 35. So basically, the number of desired outcomes can be 35 plus 175 plus 210. So number of desired outcomes can be 420. And total possible outcomes क्या है? बेटा total possible outcomes are going to be, we are just selecting 4 members out of 12 people, that will be 12C4. That is 12C4, which is equal to 495. So as far as the probability is concerned, the probability of selecting at least 2 men will be 420 upon 495. 420 divided by answer, that is 28 by 33. बेटा एक तो ये हो गया आपके पास। अच्छा एक बात बोलूं, ये मुझे मेथड थोड़ा सा मुश्किल बोलूं या मुझे इतना पसंद नहीं है। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट पे चलाता हूँ बच्चों को। मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई आप डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी पे भी काम कर सकते हो। कैसे? हमारे पास भाई यही ऑप्शन है ना कि यार वी कैन हैव 2 मेन एंड 2 वुमेन, 2 मेन इन 2 वुमेन एंड 2 वुमेन, और वी कैन हैव 3 men and 1 woman, or we can have all 4 men with 0 women. So selecting 2 men out of 7 is 7C2, and selecting 2 women out of 5 is 5C2, and the total number of ways of selecting 4 members is 12C4. तो आप डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते थे। प्लस 7C2 इंटू 5C1, 7C3 into 5C1, 7C3 into 5C1 upon 12C4, plus 7C4 into 5C0 upon 12C4। बेटा ट्रस्ट मी, इसका भी फाइनल आंसर 28/33 ही आएगा। लेकिन मैं फिर भी भाई कैलकुलेट करके देख लेता हूँ। 210 डिवाइड बाय 495, 14/33, 175 divided by 495, that is 35/99, plus 35 divided by 12.
दैट इज 7/99। तो बेटा ये भी आपके पास आंसर आ रहा है एग्जैक्ट 35/99 प्लस 14/33, 28/33। बेटा दोनों तरीके आपके एप्लीकेबल है, दोनों आसान से मेथड्स हैं। मैंने इसलिए दोनों से ही करके दिखा दिया, आपने तो कोई एक ही करना है। 4 नंबर आपको बड़े आराम से मिल गए, इसका कोई पार्ट भी नहीं है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन में 2 पे। जो पहला पार्ट था ये था बेसिकली सिलेक्शन एंड प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। इसका सेकंड पार्ट है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ 9 लेटर्स ऑफ द वर्ड attentive in which the two E's are together but the three T's are not all together, are not all together। देखो बेटा, एक चीज होती है ऑल सेपरेटेड। ऑल सेपरेटेड के लिए हम लोग यूज करते हैं गैप मेथड। अगर ये कहते टू E's आर टुगेदर एंड ऑल थ्री E's आर नॉट ऑल टुगेदर, यानी कि ऑल थ्री आर सेपरेटेड, ऑल थ्री T's आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, तो गैप मेथड यूज करते हैं। लेकिन यहां पे नॉट ऑल टुगेदर का है तो आपको फॉर्मूला यूज करना होगा, नंबर ऑफ डिजायर्ड टोटल पॉसिबल माइनस ऑल थ्री बीइंग टुगेदर। ये भी मैंने पढ़ाया था। या तो फिर अगर कोई बच्चा अलग अलग करना चाह रहा है तो मैं पहले तो यार इसके वर्ड को तोड़ देता हूं। मेरे पास इस वर्ड में बेटा 3 T's हैं, 2 E's हैं, एक ए है, एक एन है, एक आई है और एक वी है। ठीक है भाई, अटेंटिव में 3 T's, 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए अल्फाबेट्स। एक तो ये चीज हो सकती है बेटा, ऑल थ्री टीज आर नॉट ऑल टुगेदर ना, तो ऐसा हो सकता है कि 2 E's टुगेदर एंड ऑल टीज सेपरेटेड। बेटा तीनों के तीनों टी सेपरेटेड है। और बेटा ऑल टीज आर नॉट टुगेदर का मतलब क्या है कि भाई तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं और कोई से दो साथ भी हो सकते हैं। तो हम ये इसको ये भी लिख सकते हैं 2 E टुगेदर, भाई ये तो कंडीशन है ना, 2 E को साथ रखना, एंड 2 T's टुगेदर एंड थर्ड टी सेपरेटेड। अब ये हमारे पास दो कंडीशन बन रही हैं। अब अगर फर्ज करो मैं आपसे कह दूं दोनों ई साथ हैं एंड ऑल टीज आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, तो यहां पे तो आप गैप मेथड यूज करोगे टीज के लिए। गैप मेथड क्या कहता है, दोनों ईज को तो पहले साथ रखा आपने और बाकी के अल्फाबेट्स लिखे, ए एन आई वी। अब तीनों टीज को अलग अलग रखना है भाई। गैप्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 गैप्स हैं। अच्छा ये यूनिट्स कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5, ये 5 यूनिट है। बेटा ये 5 यूनिट कैसे अरेंज हो सकते हैं, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दोनों इसका अरेंजमेंट हो गया। अच्छा 6 गैप्स पे थे, 6 गैप्स में मुझे 3 टीज को अरेंज करना है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 6C1, 5C1, 4C1, पोजिशन बाय पोजिशन रख दिया। लेकिन मुझे इतना पता है भाई यहाँ पे तीनों अलग अलग टीज है ना, सही है। तो ये तीनों आइडेंटिकल भी हैं तो डिवाइड कर दिया 3 फैक्टोरियल से। ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। अच्छा अब अगर मैं एक बात कह रहा हूं कि दोनों ही साथ हैं और 2 टी साथ हैं, तीसरा टी सेपरेटेड है, इसका मतलब क्या है कि बेटा 2 E ANIV, 2 E साथ रख दिए। भाई अभी भी ये 5 यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 यूनिट बेटा कैसे अरेंज होंगे, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। लेकिन अब इनके बीच में जो मैंने अरेंज करना है गैप्स में, वो ये करना है कि एक 2 टी का यूनिट अरेंज करना है और एक अकेला टी अरेंज करना है। हमारे पास गैप्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, अभी भी 6 गैप्स हैं। इन 6 गैप्स में मुझे एक गैप में डबल टी का यूनिट रखा और एक गैप में एक अकेला टी रखा।
अब बात पता है क्या है बेटा, ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, एक जगह पे दो टी का यूनिट है, एक जगह पे अकेला टी है। हाँ मैक्सिमम में ये कर सकता हूँ, दो टी आइडेंटिकल हैं तो मैंने इसे लिख दिया भाई 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। लेकिन मैं इसको थ्रू आउट को अब 3 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करूंगा क्योंकि दो यूनिट है, एक यूनिट में दो टी है और एक यूनिट में एक टी है, तो ये आइडेंटिकल यूनिट्स नहीं है। तो अब मेरे पास ये कहानी क्या बन रही है बेटा, ये दूसरे वाले की भी बन गई। अब अगर मैंने अरेंज करूं 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 divided by 6, that is 2400 plus 5 factorial into 6 into 5, that's it। तो ये आ रहा है 3600। The final answer is going to be 6000। अच्छा एक तो ये तरीका है बेटा। अच्छा फिर मैं बच्चों को एक बात और भी कहता हूँ कि भाई देखो, अगर कह दिया जाए ना ऑल थ्री आइटम्स आर नॉट ऑल नेक्स्ट टू ईच अदर, जो मैंने आप लोगों को बेटा केस वन पढ़ाया था, केस वन में मैंने ही सिखाया था ना, ए बी सी ऑल सेपरेटेड एक पार्ट में दिखाया था और फिर अगले पार्ट में ने दिखाया था ए बी सी आर नॉट ऑल नेक्स्ट टू ईच अदर। तो उसमें मैंने ये बात सिखाई थी आप लोगों को कि टोटल नंबर ऑफ वेज विदाउट रिस्ट्रिक्शन, यानी कि सारे के सारे अल्फाबेट्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन, माइनस ऑल थ्री अल्फाबेट्स यानी कि ए बी सी, तीनों को साथ रख दो। यहां पे आप लोग क्या करोगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अरेंजमेंट विद टू ईज टुगेदर, बेटा ये तो एक है ही ना, ये तो एक हमारी है ही एक कंडीशन, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट विद टू ईज टुगेदर विदाउट रिस्ट्रिक्शन, या बल्कि विद टू इज टुगेदर कर दिया ना मैंने, काफी है, माइनस टोटल अरेंजमेंट विद टू इज टुगेदर एंड थ्री टीज टुगेदर, ये बन जाएगी कहानी। अब अगर मैं कह दूं टोटल अरेंजमेंट विदाउट रिस्ट्रिक्शन विद टू इज टुगेदर, इसका क्या मतलब है भाई, टू इज टुगेदर है सिर्फ, दो ई साथ रखे। अच्छा फिर हमारे पास एक दो तीन, ए एन आई वी, सही है। तो अब मेरे पास बेटा यूनिट्स क्या बन गए, कितने बन गए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, 8 यूनिट बन गए। इन 8 यूनिट्स में तीन टी हैं, 3 फैक्टोरियल, दो ई हैं लेकिन ये तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हो गया, माइनस, अब इन्होंने क्या कहा है यार, तीनों टीज भी साथ हो दोनों ईज भी साथ हो, तो दोनों ईज साथ, तीनों टीज साथ, फिर ए एन आई वी। अब कितनी यूनिट्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 यूनिट्स है भाई ये बन जाएगा क्या, 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल दोनों ही इसका अरेंजमेंट, इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल तीनों टी इसका अरेंजमेंट। तो ये बन रहा है बेटा 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इज 6720, माइनस 6 फैक्टोरियल इज 720। बेटा अभी भी आपका आंसर क्या आ रहा है, 6000। अब बात यह है कि बेटा ये दोनों मेथड्स आपके एप्लीकेबल है। मैं अगर खुद से कर रहा होता पेपर में मैं ये वाला मेथड करता, लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने दोनों ही मेथड सिखा दिए हैं। अब इसके बाद इसका अगला पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ 9 लेटर्स ऑफ द वर्ड अटेंटिव इन विच देयर आर एट लीस्ट 4 लेटर्स बिटवीन टू ईज। देखो टोटल 9 अल्फाबेट्स हैं और सिर्फ बात हो रही है ईज की। बेटा अगर मैं बात करूं सिर्फ ईज की और इसके बीच में 4 लेटर कम अज कम हो, ऐसा हो सकता है, मैंने स्टार्ट ही दोनों ईज से करा, सही है, इनके बीच में 4 अल्फाबेट्स कम अज कम चार का है ना, 4 अल्फाबेट्स रख दिए, तो ये अभी टोटल कितने हो गए, 6, तीन और बचे, एक तरीका हो गया। फिर दूसरा, ऐसा हो सकता है मैंने स्टार्ट ई से नहीं करा, स्टार्ट किसी और अल्फाबेट से करा, 1 2 3 4। अब
4 अल्फाबेट्स बिटवीन 2 ईज है, आखिर में से 2 ही बचेंगे, 9 है ना बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा फिर ऐसा भी हो सकता है कि बेटा स्टार्टिंग में दो अलग अलग आ जाएं, फिर ई आया, फिर 1 2 3 4, फिर एक ही आ गया, लेकिन आखिर में मुझे एक और अल्फाबेट भी चाहिए होगा। फिर ऐसा भी हो सकता है स्टार्टिंग में 3 अलग अलग आ जाएं, फिर एक ही आया, 1 2 3 4, फिर आखिरी ही आ गया। दैट्स इट। अब अगर मैं इसको देखूं बेटा, तो मुझे अंदाजा हो रहा है 2 ईज हैं। मेरे पास बच क्या रहा है भाई? 3 टीज बच रहे हैं, ANIV बच रहा है। ये जो मेरे अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अल्फाबेट्स हैं। इन 7 ने यहां पे आना है, और इन 7 में 3 टी हैं, तो ये हो जाएगा बेटा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये भी क्या हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये भी हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये भी हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये क्या बन रहा है बेटा? 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6, 840, 840, 840, 840, 840। अब यहां पे पता है बेटा इन्होंने बात क्या करी है, कि कम अज कम एटलीस्ट 4 लेटर्स बिटवीन 2 ईज हो। अभी मैंने क्या करा है, 2 ईज के बीच में से 4 अल्फाबेट रखे हैं। यहां पे भी हमने कितने रखे हैं? 4 अल्फाबेट्स बिटवीन 2 ईज। अब बेटा अगर 4 अल्फाबेट है, ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 अल्फाबेट हो। ऐसा भी हो सकता है 5 अल्फाबेट हो। 1 2 3 4 5, फिर ई आया, 1 2, टोटल कितने होगा भाई? ये होगा 7 8 9। ठीक है जी। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास बेटा ये आ जाए कहानी कुछ इस तरह से, एक छोड़ के 1 2 3 4 5, एक ही, फिर एक आखिर में। फिर ऐसा भी हो सकता है दो स्टार्टिंग में अलग हैं, फिर 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब मैंने कितने कर दिए बेटा? 5 इन बिटवीन देम, 5 अल्फाबेट्स बिटवीन 2 ईज। अब ये भी वही बनेगा बेटा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 840, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 840, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 840। अच्छा अब ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई 6 अल्फाबेट हो, 1 2 3 4 5 6, ये 8 और ये। और फिर ये भी हो सकता है कि भाई एक छोड़ के हो, स्टार्टिंग में ना हो ई, फिर 1 2 3 4 5 6, और आखिर में ई आ गया। तो अभी भी क्या होगा भाई? 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 840। यहाँ पे भी 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 840। अब मैंने कितने कर दिए भाई इन बिटवीन देम? 6 अल्फाबेट्स बिटवीन 2 ईज। अच्छा फिर ये भी तो हो सकता है कि 7 अल्फाबेट हो। बेटा ये भी हो सकता है कि हमारे पास 7 अल्फाबेट्स हो बिटवीन 2 ईज। तो इसका तो मतलब ये होगा कि स्टार्ट भी ई से होगा, 1 2 3 4 5 6 7, एंड भी ई पे होगा, तो 9 हो गए पूरे। तो ये भी कैसे अरेंज होगा? 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल विच इज ऑल्सो 840। तो भाई ये हमारे पास कहानी क्या बन गई? ये कहानी बन गई हमारे पास 840, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ रहे हैं हमारे पास। तो बेटा आपके पास जब ये कहानी आ गई 10, 10 इस तरह के आपके आउटकम आ रहे हैं, तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 8400। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 8400।
अच्छा, कोई बच्चा कहेगा कि सर इसका कोई आसान तरीका है। बेटा इसका एक आसान तरीका ये हो सकता है कि आप पहले इनके मेथड्स, बल्कि यही करना पड़ेगा। बस आप ये चीज डिफाइन कर दो पहले सारी। इतना तो पता है सबका आंसर 7/3 है। तो आप इसको ये कर सकते हो यार, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 10। ऐसे 10 तरीके हैं। तो 8400 आ जाएगा आंसर। ये मैंने बेटा एक्सप्लेन करने के लिए इतना खुला खुला लिख के दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं। अच्छा, ये वाला सवाल भी यहाँ पे जाके खत्म हो गया है। अब हम चलेंगे बेटा इसके अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 3, अब अगर मैं आप लोगों के आगे देखूं तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है। On a particular day, the times taken to travel to Maryday College by 150 students are recorded. Correct to the nearest minute. Okay. These times are summarized in the table. अच्छा, अब बेटा टेबल मैंने देखा भाई, ये आपके पास अनइक्वल क्लास फिट भी है और डेटा भी डिस्क्रीट है। तो पहले तो आपने इसका अगर कभी बनाओगे तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी डायग्राम बनेगा। और पहले आपको डेटा को लिए इसको वो करना पड़ेगा कंटिन्यूस, यानी कि 0.5 माइनस 0.5 ऐड। अच्छा, सवाल क्या है। अच्छा, सवाल में तो कहा है ड्रॉ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ टू इलस्ट्रेट द डेटा। ग्राफ में आपसे कह दी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ के लिए तो बेटा सिर्फ एक लोअर बाउंड ही चाहिए होता है, लेकिन मैं पूरा लिख देता हूँ इसको। ये हो जाएगा कहाँ से कहाँ, 4.5 से 9.5। ये हो जाएगा बेटा 9.5 से 14.5। ये होगा 14.5 से 19.5। ये हो जाएगा 19.5 से 29.5। ये हो जाएगा बेटा 29.5 से 39.5। ये आएगा 39.5 से 49.5। ये आएगा 49.5 से 59.5। फिर ये आएगा 59.5 से 79.5। चलो जी, ये चीज़ हमारी हो गई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व चाहिए तो अब हमें यहाँ पे एक और कॉलम बनाना पड़ेगा सी एफ का। ये आ जाएगी 4। 4 + 11 15। 15 + 14 29। 29 + 26 55। बेटा 55 + 48 103। बेटा 103 + 28 131। 131 + 15 that is 146। 146 + 4 150। पूरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ गई। अब इन्होंने क्या कहा है, ड्रॉ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अब बेटा आपने पहले डब्बे गिनना है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी 160 तक जा रही है और एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 80 तक जा रही है। हॉरिजॉन्टली कितने डब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पूरी एक्सेस यूज हो जाएगी। वर्टिकली हमें कहाँ तक जाना है, 150 तक ना। 8 ही डब्बे हैं, 20 40 60 80 100 120 140 160। सही है भाई, पूरी पूरी एक्सेस यूज हो रही है। तो आपने क्या हरकत कर दी, ये आ गया। ये आ गया। यहाँ पे आपने टाइम रख दिया। यहाँ पे आपने सी एफ रख दी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। भाई सी एफ 150 तक जा रही है ना। 20 40 60 80 100 120 140 150। ठीक है बेटा। फिर यहाँ पे आपको जाना है 80 तक। 80 तक जाना है ना, तो ये हो गया 10 20 30 40 50 60 70 80।
हमारी बेटा लोअर वैल्यू है 4.5, स्टार्ट ही डेटा हमारा 4.5 से हो रहा है, जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, लेकिन हमने यहाँ पे जीरो शो करा हुआ है। बेटा 4.5 पे हमारी फ्रीक्वेंसी जीरो होगी, ये रहा हमारा 4.5। फिर हमारे पास क्या है बेटा, 9.5 पे, 9.5 पे सी एफ क्या है, 4 है, लेस देन 9.5 पे सी एफ 4 है। बेटा 4 आएगा कहाँ पे आपके पास, 9.5 ऑलमोस्ट ये रहा। ठीक है, अब ये 9.5 आ गया, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, 14.5 पे है 11, 14.5 15, 14.5 पे है 11, 11 आ गया। फिर है 19.5 पे, सॉरी 15 है बोल, बेटा 14.5 पे 15 है, मेरे से गलती हो गई, 15 है, वैसे इतनी कोई बड़ी गलती तो नहीं हुई, 15 है, 15 आएगा, ढाई डब्बा नीचे, 14.5 पे ये आ गया। फिर इसके बाद 19.5 पे है 29, 19.5 पे है 29, 20 30, 29 आ गया। फिर उसके बाद है बेटा 29.5 पे 55, 29.5 पे है 55, सही है। फिर उसके बाद है बेटा 39.5 पे 103, 39.5 पे है 103। फिर उसके बाद है 49.5 पे 131, 49.5 पे 131। ये देख रहे हैं बेटा, ये मैंने इतने प्यार से, आपने भी लोकेट करना, टाइम लगाना है इसमें। फिर बेटा 59.5 पे है 146, 59.5 पे है 146, 142, 144, 146। फिर उसके बाद है बेटा 150 कहाँ पे है, 79.5 पे, 150, ये आ गया हमारे पास। अब पता है बेटा होता क्या है, आपने ये फ्री हैंड बनाना होता है, ये स्केल से बनाने की जहमत मत करिएगा, लेकिन ये भी नहीं कि आप एक ही उस पे बार बार वो कर रहे हो, तो एक ही बारी में बनेंगे क्या। कोशिश करके इसको थोड़ी सी कर्व की शक्ल देनी है आपने। स्केल वगैरह अपने साथ लेके जाना, रबड़ आपके, अब इरेजर भी लेके जाना, ताकि ये जो गंदगी मैंने करी ये आप लोग ना करो। बेटा मैं आईपैड पे बना रहा हूँ, थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू पेपर, लेकिन आई एम श्योर मेरे आंसर्स जो आएंगे आपके आगे पीछे ही होने चाहिए। मार्किंग स्कीम भी कुछ ऐसी बनेगी। अब इससे रिलेटेड इन्होंने सवाल क्या पूछा है, यूज अ ग्राफ टू एस्टिमेट द 60th percentile of the times taken to travel to college by these students। 60th percentile यानी कि 60% बच्चे, तो आप क्या करोगे बेटा, 60, 60th percentile
मतलब क्या होता है? 60/100 इंटू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि यार 60/100 इंटू 150, 6 इंटू 15 आ जाएगा, दैट इज 90। अब मैं बेटा पता है क्या करूंगा, 90 पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को 90 देखूंगा और वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। 90 है हमारी यहाँ पे, ये बन रही है। और अब अगर मैं इसको देखूं, ये वैल्यू क्या बन रही है भाई? 35, 36, 37, 38, 37 38 के बीच में 37.5। तो बेटा आपका 60th परसेंटाइल आएगा 37.5। क्या Q 0.6 कर दूं तो ये आएगा बेटा 37.5। सही है, ये आपका आंसर हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कह दिया, कैलकुलेट एन एस्टिमेट फॉर द मीन ऑफ द टाइम्स टेकन टू ट्रैवल टू कॉलेज बाय दीज 150 स्टूडेंट्स। यार मीन चाहिए। अब पता है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पूरे टेबल को, पूरे इसकी मिड वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी भाई। क्वारी है, लेकिन करेंगे भाई हम डेफिनेटली, बल्कि इसकी ज़रूरत नहीं है। टेक अ स्क्रीनशॉट दिस, सेव इमेज, पेस्ट। हाँ हो गया ना, बेहतरीन हो गया हमारे पास। अब जब ये बात आ गई तो हम लोग सबसे पहले बेटा एक बनाते हैं मिड वैल्यू। सही है, मिड वैल्यू कैसे बनेगी आपके पास? थोड़ी सी बेटा मेहनत करनी पड़ रही है मुझे, आप लोग भी अगर तमीज से बना लोगे तो बेहतर रहेगा, मुझे बार बार पेज ना पलटना पड़े, इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। वैसे आप डायरेक्टली मिड वैल्यू भी लिख सकते हो, लेकिन मैं कैलकुलेशन दिखाना चाहूंगा। मिड वैल्यू जो कि एक्स हो गई, फिर एक हमारा होता है सबमिशन ऑफ एफ एक्स। सही है, और यहाँ पे आगे सबमिशन ऑफ एफ विच विल बी 150। अब एक बात सुनो, मिड वैल्यू कैसे निकलेगी? इन दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 कर दो। बेटा 4.5 प्लस 9.5 डिवाइड बाय 2 विच इज 7। यहाँ पे आ गई 7। 9.5 प्लस 14.5 डिवाइड बाय 2 विच इज 12। बेटा 14.5 प्लस 19.5 divided by 2 which is 17। 19.5 plus 29.5 divided by 2 which is 24.5। फिर बेटा ये हो जाएगा, वही सेम डिफरेंस है ना, 34.5। ये भी सेम है, ये भी हो जाएगा 44.5, ये भी हो जाएगा बेटा 54.5। अगले में डिफरेंस अलग है भाई, तो आएगा 59.5 प्लस 79.5 divided by 2 which is 69.5। अब आप क्या करेंगे, इन सारी मिड वैल्यूज को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा ये हो जाएगा 7 इंटू 4 28। बेटा 12 इंटू 11 दैट इज 23। 14 इंटू 17 दैट इज 30। हाँ बेटा मल्टीप्लाई करना है, एक छोटी सी गलती कर दी मैंने, ऐड कर दिया, 11 इंटू 12 है तो आ गया 132। फिर बेटा 17 इंटू 14 238। 24.5 multiplied by 26 that is 637। beta 34.5 multiplied by 48 that is 1656। 44.5 into 28 that is 1246। 54.5 into
15, that is 817.5. फिर 69.5 into 4, that is 278. अब इन सब वैल्यूज को ऐड करने में गलती के चांसेस होते हैं। मैं इसलिए रीचेक भी बाद में करूंगा। 817.5 प्लस 1246 प्लस 1656 प्लस 637 प्लस 238 प्लस 132 प्लस 28। तो बेटा ये आ रहा है 5032.5। बेटा मुझे ये एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि देखो इसमें मैं हमेशा दो बार ही करूंगा। मैंने पर्सनली आज तक जब भी करा है हमेशा दो बार करा है। तो बेटा ये आ रहा है 4 into 7, 28। ठीक है। 11 into 12, 132। बेटा 14 into 17, 238। 26 into 24.5, 637। 34.5 into 48, 1656। 44.5 into 28, 1246। 54.5 into 15, 817.5। 4 multiplied by 69.5, 278 plus 817.5 plus 1246 plus 1656, 1656 plus 637 plus 238 plus 132 plus 28। तो बेटा आंसर अभी भी मेरा आ रहा है 5032.5। बेटा समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ एक्स आ गया हमारे पास। तो मेरा बच्चा जो मीन बनेगा वो आएगा समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ 5032.5 अपॉन 150। तो बेटा ये आ रहा है, मीन आ जाएगा हमारा बेटा 33.55, या आप इसे लिख सकते हैं बेटा 33.6 मिनट्स। यहाँ पे बेटा, अच्छा एक बात बोलूं मैंने आप लोगों के आगे बेटा दो बार करा है, क्योंकि देखो इसमें कैलकुलेशन की गलती हो सकती है, एंड दैट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम जिसमें बच्चे जो है वो करें। अगर खुदा ना खास्ता आपसे कोई गलती हो भी जाए तो आपका मैक्सिमम भी जो कटेगा ना वो कटेगा एक नंबर, इससे ज्यादा नहीं कटेगा। अच्छा मुझे एक डाउट आया है। 59.5 प्लस, परफेक्ट है बेटा, हमारा यही इसका आंसर आएगा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बेटा इसके अगले पार्ट की तरफ। इसका अगला, अच्छा अगला सवाल है, फिर तो कोई पार्ट ही नहीं है। अब हम चलेंगे बेटा अगले सवाल की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, इन्होंने यहाँ पे क्या कह दिया है। सूरी हैज अ बैग कंटेनिंग 4 ब्लू डिस्क, 3 येलो डिस्क। ठीक है भाई, 4 ब्लू हैं 3 येलो, दो ही कलर हैं इसके पास। शी सेलेक्ट वन डिस्क फ्रॉम द बैग एट रैंडम, नोट्स इट्स कलर एंड रिटर्न्स इट टू द बैग। उठाया, देखा, वापस डाला, प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हुई, यानी कि प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट रही। ओके, शी रिपीट्स दिस प्रोसेस अंटिल शी ऑब्टेन्स अ येलो। ये तब तक करती रह रही है जब तक येलो नहीं आ रही, यानी कि कोई काम जब तक करते रहो जब तक आप डिजायर्ड आउटकम ना लो, तो ये ज्योमेट्रिक हो जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सूरी इज ऑब्टेन द येलो डिस्क फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अ फोर्थ सिलेक्शन। यानी येलो मेरा डिजायर्ड है, और बेटा दो बैग्स है ना, ब्लू की प्रोबेबिलिटी हो गई, एक बैग है 4/7, दो कलर्स हैं, येलो की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/7। येलो मेरा डिजायर्ड है, तो बेटा मैं एक्स को ज्योमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, क्योंकि आप तब तक बॉल्स पिक करे जा रहे हो, प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही, इंडिपेंडेंट है। सही है, जब तक आपके पास येलो नहीं आती। तो पी से आप रिप्रेजेंट करते हो, पी आ गया 3/7। ये कह रहे हैं कि भाई शी गेट्स ए येलो डिस्क फॉर द फर्स्ट टाइम
ऑन अ फोर्थ सिलेक्शन। इसका क्या मतलब, पिछली 3 बारी में येलो नहीं आई, पिछली 3 बारी में ब्लू आई है। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग इक्वल टू 4, इसका मतलब होता है क्यू क्यू पी। भाई अगर फर्ज करो ये पी है, तो ये क्यू हो गया यार। तो 4/7 की पावर 3 इंटू 3/7। देखो बेटा, बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पे फैक्टोरियल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बेटा ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें होता है किस टाइम पे आप सक्सेसफुल हो रहे हो, इसलिए यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं लगाता, अरेंजमेंट वगैरह नहीं होता है। तो ये हो गया बेटा 4/7 के ऊपर पावर 3 इंटू 3/7, तो 192/2401। अरे यार, इसका बेटा आंसर बड़ा बदसूरत सा आ रहा है डेसिमल में ना, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। एग्जैक्ट आ गया। फिर उसके बाद, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सूर्य ऑब्टेन्स अ येलो डिस्क फॉर द सेकेंड टाइम ऑन हर फिफ्थ सिलेक्शन। बेटा मई जून 2025 में ऐसे सवाल मैंने कराए हैं कि ज्योमेट्रिक से पहले आपको बायनोमियल लगाना हो। क्यों कह रहा हूँ, जरा लॉजिक पे आते हैं हम लोग। देखो, वो क्या रहा है कि सूरी सेकेंड टाइम येलो डिस्क उठा रही है ऑन अ फिफ्थ सिलेक्शन। दिस मीन्स कि जो पिछली 4 टाइम्स थी, उनमें से किसी एक बारी में येलो आई भी है। पिछले 4 इवेंट्स में से एक बार येलो आ चुकी है। सही है। और अब सेकेंड टाइम आ रही है फिफ्थ अटेम्प्ट में। तो हम लोग एक काम ये कह सकते हैं कि भाई अगर सेकेंड बॉल है फिफ्थ अटेम्प्ट पे, तो जो पिछले 4 थे वो बायनॉमियली में अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। सही है। मैं इनिशियल 4 को फॉर, मैं बेटा ये आपको लिख के नहीं दिखाना है, मैं लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए इतनी वो दे रहा हूं। इनिशियल 4 अटेम्प्ट्स, बेटा 4 अटेम्प्ट है, एक बार सक्सेसफुल हुई है। सही है। और येलो की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 3/7। तो हम ये कह सकते हैं एक्स इज बायनॉमिनली डिस्ट्रीब्यूटेड 4, 3/7। एक बार सक्सेसफुल होना है भाई। ये हो जाएगा 4C1, 3/7 की पावर 1, 4/7 की पावर 3। ये आ गया 3/7 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4/7 होल क्यूब। तो ये आ गया बेटा 768/2401। शुरू के 4 अटेम्प्ट में एक बार सक्सेसफुल होना। सवाल क्या है कि भाई सेकेंड टाइम ये सक्सेसफुल हो रही है ऑन फिफ्थ अटेम्प्ट। यानी कि भाई इसका मतलब क्या होगा कि जो इनिशियल 4 थे, उन 4 में से एक बार आई। सही है। तो बेटा 1, फिर 5वें अटेम्प्ट में भी आ गई, सक्सेसफुल हो गई। तो ये हो गया बेटा 1 येलो इन 4 अटेम्प्ट्स एंड सेकेंड येलो इन फिफ्थ अटेम्प्ट। ये फिफ्थ अटेम्प्ट है डायरेक्ट। सही है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, 768/2401 इंटू, येलो ही लेना है ना, 3/7। तो बेटा ये आ जाएगा इंटू 3/7। तो ये आता है बेटा 2304/16,807। डेसिमल में आ रहा है 0.137। 1 है, ठीक है, 0.137 भी मैं लिख सकता हूँ। अब बेटा ये जो सवाल है ना, ये सवाल थोड़ा सा बच्चों को तंग कर सकता है, लेकिन मैंने ऐसे 2025 के जून के जो पेपर्स हैं उनमें ये चीजें समझाई हुई हैं। फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले सवाल में।
अगला पार्ट इनफैक्ट इस सवाल का, 10 हैज अ बैग कंटेनिंग 4 रेड 3 ग्रीन। 10 कोई और बंदा है जिसके पास एक बैग में 4 रेड हैं 3 ग्रीन है। रेड की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/7, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/7। ही सेलेक्ट वन डिस्क फ्रॉम द बैग एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। अच्छा, अब विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन चेंज हो रही है। अब अगर फर्ज करो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाए तो इंडिपेंडेंट नहीं रहती प्रोबेबिलिटी, तो ना वो हमारा ज्योमेट्रिक होता है ना वो हमारा बायनोमियल होता है। ही रिपीट्स दिस प्रोसेस अंटिल ही ऑब्टेन्स अ ग्रीन डिस्क। अब ये डिस्क उठाता जा रहा है जब तक ग्रीन ना आए। द रैंडम वेरिएबल x is the number of disks that tan needs to select in order to obtain a green disk। x क्या बता रहा है कि कितनी डिस्क पिक करेगा ये, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात हो रही है टू ऑब्टेन अ ग्रीन। यानी कि ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ग्रीन आ जाए, सेकंड में आ जाए, थर्ड में आ जाए, फोर्थ में आ जाए, फिफ्थ में आ जाए। क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी भी कम होती जाएगी ना। मैं अब इसकी एक्स की वैल्यूज को पहले डायग्नोस करने की करता हूँ। देखो एक्स क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट सही है। एक्स क्या है आपके पास, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू गेट ग्रीन। तो मेरा बच्चा बात पता है क्या है, ये हमारी बेसिकली वो नहीं है, व्हाट शुड आई से, ना ये ज्योमेट्रिक है ना ये बायनोमियल है। आप इसको क्या कहोगे यार, पहली अटेम्प्ट में ग्रीन आ गई तो इसका क्या मतलब है, 3 बाय फर्स्ट अटेम्प्ट में ग्रीन, तो ये हो गया भाई 3/7। ऐसा हो सकता है सेकंड अटेम्प्ट में ग्रीन आई। सेकंड अटेम्प्ट में ग्रीन आने का क्या मतलब है कि पहले इसकी रेड आई होगी और फिर ग्रीन आई होगी। रेड आने की प्रोबेबिलिटी है बेटा 4/7, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट है, रेड के बाद ग्रीन आई है तो टोटल भी कम हो गई होंगी, 3/6 हो जाएंगी। ये क्या हो जाएगा बेटा, 4/7 इंटू 3/6, तो आ गया ये 2/7। अब ऐसा हो सकता है कि भाई इसने थर्ड अटेम्प्ट में ग्रीन उठाई है। अब इसका क्या मतलब है, पहले दो अटेम्प्ट में रेड आई है फिर ग्रीन आई है। ऑर्डर यहाँ पे फैक्टोरियल इसलिए लगाएंगे क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। पिक तब तक कर रहा है जब तक ग्रीन नहीं आती, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट सी वाला फैक्ट जीज भी नहीं लगा सकते, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो ये हो गया बेटा 4/7 इंटू 3/6 इंटू, यार देखो पहली रेड 4/7 दूसरी रेड 3/6। अब टोटल तो 5 बची होंगी लेकिन ग्रीन अभी भी 3 ही है, तो 3/5। तो ये क्या आ गया बेटा, 4 इंटू 3 डिवाइड बाय, तो ये आ गया बेटा 6/35। ये अच्छा सवाल लगा मुझे, यानी कि पर्सनली ना इस तरह के ये लोग सवालात कम देते हैं। खूबसूरत है ये सवाल। आप लोग को ऑब्वियसली बुरा ही लगेगा। भाई चौथा, अच्छा हमें तो टेबल बनाना है। चौथा अटेम्प्ट हो, यानी कि पहले 3 में रेड आई हैं फिर ग्रीन आई है, 4/7, 3/6, 2/5, फिर ग्रीन आ जाए 3/4। बेटा ये क्या आ रहा है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 72/7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 840, 72 डिवाइड बाय आंसर दैट इज 3/35। मैं इनमें बेटा इसका टेबल बना के प्रोबेबिलिटीज को वेरीफाई करूंगा वन बन रही है कि नहीं। लंबी हो रही है वर्किंग क्योंकि। अब बेटा ऐसा भी हो सकता है कि 5 अटेम्प्ट लग जाए। 5 क्यों है भाई, इनिशियल चारों ही रेड आ गई, रेड है ही 4, तो चारों ही रेड आ गई, फिर आखिरी ग्रीन आई। तो ये क्या आ जाएगा, 4/7, 3/6, 2/5, 1/4, 3/3। गुड क्वेश्चन बेटा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3।
अच्छा सवाल लगा ये मुझे। 72, 7 into 6 into 5 into 4 into 3, 2520। 72 डिवाइड बाय आंसर, दैट इज 1/35। अब बेटा एक्स की वैल्यू 5 से ज्यादा हो नहीं सकती, क्योंकि भाई एक्स क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यू टेक टू पिक अ ग्रीन बॉल। ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक्स की वैल्यू 0। भाई अटेम्प्ट के बगैर कैसे आप ग्रीन ले सकते हो? तो अब अगर मैं एक्स का टेबल बनाऊं, इन्होंने खाली टेबल ही मांगा है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक्स, एक्स की वैल्यूज आ रही हैं आपके पास बेटा 0, 1, 2, 3, 4 एंड देन 5। अब पता है बेटा बात क्या है, आपको तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज लिखनी है। अगर आपने चेक करना है ना कि आपका आंसर सही है कि नहीं, इन सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके देख लेना। क्योंकि मैं अभी देखूंगा बेटा, हमारे पास कोई मार्किंग स्कीम वगैरह है नहीं, तो मैं भी चेक करूंगा। 6/35, बट मुझे इतना पता है कि कोई कॉन्सेप्चुअल गलती नहीं है। 3/7, 2/7, 6/35। अरे यार, एक गलती करी है, नहीं बल्कि 0, 1 2 3 4 5। अच्छा मैंने ये देखो, टेबल में मैंने 0 लिख दिया। इतनी बड़ी गलती मैंने कर दी, जबकि मैंने पहले कहा कि x0 नहीं है। चलो खैर है, ये गलती काबिले माफी है। 1 2 3 4 5, 5 आ रहा है 1/35। अब अगर बेटा मैंने चेक करना है ना मेरा आंसर सही है कि नहीं, मैं इन सबको ऐड करूंगा। 3/7 प्लस 2/7 प्लस 6/35 प्लस 3/35 प्लस 1/35। बेटा मेरा आंसर 1 आ रहा है। इसका क्या मतलब है, मेरा टेबल बिल्कुल परफेक्ट है। सही है। तो गुड सीन, आपका ये टेबल आ गया। अब खत्म। इन्होंने क्या कहा भाई, वेरिएंस निकालो एक्स की। ये जो एक्स है ना, इसकी वेरिएंस निकालो, यानी कि नंबर ऑफ बॉल्स यू नीड टू पिक अ ग्रीन बॉल। पहले तो आप इसका मीन निकालोगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू। भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आएगी, आपको सबको फॉर्मूला याद ही होगा अब इसका। समेशन ऑफ एक्स डॉट पी ऑफ एक्स है 1 into 3/7 प्लस 2 into 2/7 प्लस 3 into 6/35 प्लस 4 into 3/35 प्लस 5 into 1/35। तो मेरा बच्चा ये बन रहा है 3/7 प्लस 4/7 प्लस 3 6 18, 18/35 प्लस 4 3 12, 12/35 प्लस 5/35। तो बेटा इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आई है 2। ओके, गुड सीन। अब इन्होंने उसके बाद कह दिया वेरिएंस निकालनी। भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू तो मांगी भी नहीं थी, लेकिन ये बेटा हम लोग निकालते हैं वेरिएंस के लिए। क्योंकि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला है सम ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट पी ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर। चलो जी, ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इंटू 3/7 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 2/7 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 6/35 प्लस 4 का स्क्वायर इंटू 3/35 प्लस 5 का स्क्वायर इंटू 1/35। सही है। -2 का स्क्वायर। तो मेरा बच्चा अब ये क्या बन जाएगा, 3/7।
आप लोग ये देखो यार कितना टाइम कंज्यूमिंग है ये पेपर में कैलकुलेशन, सारा टाइम ही कैलकुलेशन में लगता है। प्लस 9 6 6 9 54/35 प्लस 25/35 134/135 प्लस 16 into 3। बेटा अब ये क्या आ रहा है, 16 into 3 48/35। 48/35 प्लस 134/135। बेटा ये आ रहा है आपके पास 2234/945 -2 का स्क्वायर -4। बेटा मैंने माइनस में आ रहा है, कोई ना कोई मैंने डेफिनेटली गलती करी है। डेफिनेट है कि कोई गलती हुई है। फिर से करना पड़ जाएगा भाई। 3/7 प्लस 2 2 4 4 2 8 8/7 प्लस 9 6 54/35 प्लस 48/35 प्लस 25/35। तो बेटा 26/5 है। अस्तगफुरुल्लाह, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा था शायद। 26/5 -2 का स्क्वायर -4। तो बेटा अब आपके आंसर आ रहा है 6/5। तो बेटा वेरिएंस ऑफ एक्स इज 6/5 या 1.2। खत्म हो गई बात। यहाँ पे जाके इसका आंसर हो गया। इसलिए मैं बच्चों से कहता हूँ यार बार बार कैलकुलेशन को वेरीफाई कर लो। सही है, यहाँ पे जाके अला सवाल खत्म हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बेटा बात पता है क्या है, इसके 4 के पार्ट बी में कुछ बच्चों को इशू आता है और बच्चे कहते हैं कि यार ये जो सर आपने बायनोमियल करा है ना, ये क्यों करा है। मैं इसका एक और तरीका बता देता हूँ। देखो सवाल में क्या कहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि सूर्य ऑब्टेन कर लिए येलो डिस्क फॉर द सेकंड टाइम ऑनर फिफ्थ सिलेक्शन। तो इसका क्या मतलब है, पिछली 4 सिलेक्शन में एक बार तो पिक करी है। तो भाई आप इसको इस तरह भी कह सकते हो कि यार इनिशियल 4 selections एंड देन फिफ्थ सिलेक्शन। यही है भाई। अब पता है बात क्या हुई होगी, इनिशियल 4 सिलेक्शन में एक बार सक्सेसफुल हुई है, एक बार। यानी कि भाई ऐसा हो सकता है ये P Q Q Q, लेकिन अब ये अरेंज हो सकता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि वी डोंट नो कि भाई जो इनिशियल 4 थी उनमें कौन से अटेम्प्ट पे सक्सेसफुल हुई थी। इनटू P मैं ऐसे भी कर सकता हूं। तो ये बेटा मैं अगर चाहता तो मैं इसको ये लिख देता 3/7 इंटू 4/7 की पावर 3 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3/7। बेटा ट्रस्ट मी अभी भी आंसर आपका 2304/16 807 ही आएगा। अब बात पता है क्या है, ये दो अलग अलग तरीके हैं। अभी मेरे जहन में है कि भाई मैं बच्चों को अगर बायनॉमियल से करा दिए तो मैं इससे भी करा के दिखा देता हूँ। सही है, कैम्ब्रिज वाले दोनों पे मार्क्स देंगे बेटा आपको। सही है, लेकिन बच्चों को मैं ये पहले अटेम्प्ट में इसलिए नहीं कराता, फिर बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे आपने क्यों फैक्टोरियल कर दिया, ज्योमेट्रिक का सवाल था। अरे भाई ज्योमेट्रिक का यहाँ पे जाके बना जब फिफ्थ सिलेक्शन का, इनिशियल 4 सिलेक्शन में एक बार सक्सेसफुल होना, ये तो ज्योमेट्रिक की बात नहीं है ना। इनिशियल 4 में किसी भी नंबर पे आप पहली बार सक्सेसफुल हो सकते हो, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी। तो इसीलिए
इसको आपने सिंपल प्रोबेबिलिटी या बायनॉमियल से कर लो। दोनों मेथड पे आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। अब हम चलते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल क्या है? ड्राइवर हु विश टू ऑब्टेन एन एडवांस ड्राइविंग क्वालिफिकेशन मस्ट पास टू टेस्ट। ठीक है भाई, कोई ड्राइवर है जिसको दो टेस्ट पास करने हैं, अ थ्योरी टेस्ट एंड अ स्किल्स टेस्ट। ठीक है, ड्राइवर मस्ट पास द थ्योरी टेस्ट फर्स्ट, पहले थ्योरी पास करोगे फिर स्किल पे जाओगे, एंड दे आर अलाउड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ टू अटेम्प्ट टू पास द थ्योरी टेस्ट। थ्योरी के लिए से दो अटेम्प्ट है। द probability that any driver passes the theory test on their first attempt is 0.7। फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने की probability अगर 0.7 है तो फेल होने की 0.3। एंड द probability that any driver passes on their second attempt is 0.7। चलो भाई, थ्योरी टेस्ट के लिए तो कहानी बना दी इन्होंने, पास के बाद तो कोई कहानी नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं, अभी तो थ्योरी की बात हो रही है। फिर इन्होंने क्या कहा है? Drivers who are successful in their theory test are then allowed up to a maximum of 3 attempts to pass the skill test। 3 अटेम्प्ट दे रहे हैं स्किल टेस्ट के लिए। द probability that a driver passes the skill test on any attempt is 0.2। स्किल टेस्ट पास करने की probability है ही 0.2, यानी फेल करने की 0.8, और मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। देखो, आप स्किल पे तभी जाओगे ना जब आप यहाँ पे पास होगे, या यहाँ से जाओगे, यहाँ पे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, फेल हो गए, खत्म कहानी। अब भाई हो सकता है बंदा पहले अटेम्प्ट में पास हुआ। अब इसके दो ऑप्शन है। क्या? कि भाई पास हुआ, अब दोबारा से टेस्ट दिया, पास हो गया 0.2, लेकिन फेल होने की क्या है 0.8। फिर वही वाली बात हो गई, पास 0.2, फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.8, फिर पास और फेल, पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.2, फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.8। चलो जी, यहां तक हम लोग आ गए यार, ये थोड़ा गंदा लग रहा था, पी पी नहीं लग रहा। ठीक है, अब जब ये बात हो गई, हम लोग अब क्या करेंगे यार? 3 अटेम्प्ट हो गए, अगर तीसरी बार भी फेल हो गया, कहानी खत्म इस बंदे की। ऐसा हो सकता है पहले थ्योरी में फेल हुआ, फिर थ्योरी में पास हुआ। अभी भी बॉय के 3 ऑप्शन है यार, पास हो जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। थ्योरी में पहली बार ही फेल हुआ, स्किल में पहली बार ही में हो गया, लेकिन फेल हो जाए 0.8। फेल हुआ तो दोबारा देगा भाई। दुबई का ड्राइविंग टेस्ट लग रहा है भाई, बहुत मुश्किल है। फेल 0.8, फिर दोबारा पास 0.2, और फिर फेल 0.8। 3 बार। अब भाई मैंने स्किल में भी फेल कर दिया बंदे को। इन्होंने क्या कहा था? कंप्लीट द ट्री डायग्राम टू इलस्ट्रेट द इंफॉर्मेशन शोइंग ऑल द प्रोबेबिलिटीज। हो गई यार कहानी सिंपल। अब क्या बात हो रही है? शो द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन ड्राइवर पास द थ्योरी टेस्ट एट द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड द स्किल टेस्ट एट द सेकेंड अटेम्प्ट। थ्योरी टेस्ट फर्स्ट में और स्किल सेकंड में। थ्योरी फर्स्ट में, स्किल टेस्ट सेकंड में। ये कहानी बन जाएगी बेटा। थ्योरी में फर्स्ट अटेम्प्ट, स्किल टेस्ट पहला फेल हुआ फिर पास हुआ, तो ये हो जाएगा बेटा 0.7, 0.8, 0.2। ये आ जाएगा क्या? 0.7, 0.8, 0.2। तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास 0.7, 0.8 इंटू 0.2, यही आना चाहिए यार, 0.112। अच्छा, कोई बच्चा कहता है कि सर क्या बस यही वर्किंग दिखानी है? अरे यार, तुम चाहो तो इसके लिए थोड़ा सा ये कर सकते हो। अम्म, इसे मैं लिखना भी क्या है भाई, थ्योरी पास, स्किल फेल, स्किल पास, खत्म बात। ऐसे लिख दिया हमने, तो कोई परेशानी नहीं है। अब इसके बाद
Find the probability that a randomly chosen driver obtains the advanced driving qualification. बंदे को क्वालिफिकेशन मिल गई। अब क्वालिफिकेशन कब कब मिल रही है यार, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये बार बार पेज पलटना, मैं एक काम करता हूँ, ये तस्वीर ले लेता हूँ अपने पास, पूरा स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ताकि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पास करवा रहे हैं ना। फाइंड द probability that a randomly chosen driver obtains a driving एडवांस ड्राइविंग क्वालिफिकेशन। भाई ड्राइविंग क्वालिफिकेशन बंदे को कब कब मिल रही है? पास हो गया पहले अटेम्प्ट में, और थ्योरी में भी पहले अटेम्प्ट में पास, एक तरीका। तो एक तो हमारा क्या हो गया बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरी पास, स्किल पास, फर्स्ट। फिर दूसरा तरीका क्या है भाई, थ्योरी पास, फिर स्किल फेल, फिर पास। अरे यार, ये बार बार लिखना थोड़ा तकलीफ दे अमल लग रहा है मुझे। तो बेटा थ्योरी पास, स्किल फेल, स्किल पास, फिर फेल होके फिर पास हो जाए। अच्छा मैंने बेटा एक चीज लगता है यहाँ पे, हाँ 3 बार ही हटाओ है ना। मैंने, इन्होंने थ्योरी ये 3 ही बारी का कहा है, तो इन्हें 3 बार ही बनाया है, ठीक है। अच्छा अब क्या हो सकता है भाई, बंदे ने पहले अटेम्प्ट में कर लिया, फिर दूसरा हो गया, फिर ये हो जाए। सही है बेटा। तो थर्ड अटेम्प्ट, तो ये क्या बन रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरी पास, स्किल फेल, स्किल फेल, स्किल पास। लंबी हो गई यार काफी ज्यादा। फिर ये भी तो हो सकता है कि बॉय हमारा यहाँ पे फेल हो, फिर पास हो के पास हो जाए। यार ये बहुत लंबी ख्वारी हो रही है। थ्योरी फेल, स्किल, फिर थ्योरी पास, फिर स्किल पास पहले अटेम्प्ट में। बहुत लंबी है। थ्योरी फेल, थ्योरी पास, स्किल फेल, स्किल पास। ये बेसिकली मैंने इसकी बात करी है। सही है। फिर इसके बाद हमारा क्या आएगा, एक आखिरी आखिरी अटेम्प्ट आ रहा है, बहुत लंबी है ये तो। अच्छा वन में से माइनस भी तो कर सकता हूँ, अभी अभी मुझे रियलाइज हुआ। थ्योरी फेल, थ्योरी पास में बताता हूँ बेटा, जो मैंने अभी कहा ना, स्किल फेल मल्टीप्लाइड बाय स्किल फेल, स्किल फेल, स्किल पास, ये टोटल बन रहा है। तो भाई ये क्या बन रही है कहानी, मैं पहला आंसर इसका लिख लूँ, 0.7 इंटू 0.2 प्लस 0.7 इंटू 0.8 इंटू 0.2 प्लस 0.7 इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.2, फिर 0.3 इंटू 0.6 इंटू 0.2, फिर 0.3 इंटू 0.6 इंटू 0.8 इंटू 0.2 प्लस 0.3 इंटू 0.6 इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.2। बहुत लंबी है यार। चलो करना तो पड़ेगा भाई। 0.7 इंटू 0.2 ऐसा है, पहले भी आप लोगों के पेपर में आया हुआ है 7/50। वो बहुत पुराना सवाल था, वो था क्विज शो वाला, जो मैंने नोट्स में भी अपने डाला हुआ है। फिर 0.7 इंटू 0.8 इंटू 0.2, 14/125, 0.7 इंटू 0.8 इंटू 0.2, 56/625 प्लस 0.3 इंटू 0.6 इंटू 2, 9/250,
0.3 into 0.6 into 8 into 0.2, 0.3.6.8.2। चेक करता रहता हूँ बेटा मैं अपनी कैलकुलेशन को हमेशा। अभी मैं जब ये पूरी कैलकुलेट कर लूंगा ना, मैं दोबारा से चेक करूंगा। 0.3 इंटू 0.6, 0.8 इंटू 0.8 इंटू 72 ओवर 3125 प्लस 18 अपॉन 625 प्लस 9 ओवर 250 प्लस 56 ओवर 625 प्लस 14 ओवर 125 प्लस 7/50। तो बेटा ये आ रहा है आपका आंसर 13423125। 0.429 ये पॉसिबल है आंसर। वजह ये है क्योंकि चांसेस कोई वन से बड़ी वैल्यू नहीं आई और ऐसी कोई वो नहीं है। ये आ गया इसका आंसर। थोड़ी ख्वारी लगी लेकिन 3 नंबर भी तो दिए हैं यार। फिर उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन ड्राइवर passes the theory test at the first attempt given that the driver obtained the advance given condition तो डिनोमिनेटर में आ गई। ये आ गया पूरा पूरा डिनोमिनेटर में। कोई मेहनत नहीं करो। 1342/3125। अब ये क्या कह रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्राइवर passes the theory test at the first attempt। यानी कि थ्योरी टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए पास, वो ये 3 है। ये तीनों बेटा आपके आ जाएंगे न्यूमिनेटर में। ये तीनों चीजें आपकी न्यूमिनेटर में आएंगी। सही है। तो ये क्या बनता है, ये 3। तो ये बन रहा है 7/50 प्लस 14/125 प्लस 56/625। ये आ गया आपके पास मासूम न्यूमरेटर में। चलो जी। तो आप अभी इसको क्या करेंगे, 7/50 प्लस 14/125 प्लस 56/625, 427/1250, 1342/3125। तो बेटा ये आ जाएगा 427/1250 multiplied by 3125 divided by 1342। बेटा 35/54 इसका आंसर आएगा। 35/44। बस ये भी आराम से हो गया। अच्छा सवाल था, मजे का था। अब बेटा जब यहाँ पे हम लोगों ने ये भी कर लिया, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल पे। A company sells bags of pasta. The masses of large bags of pasta are normally distributed with mean 2.4 and standard deviation 0.18। देखो ऑलरेडी डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बेटा आपने क्या करना है, एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन कॉमा वेरिएंस होता है 2.40 कॉमा, वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। तो आपने इस तरह से लिख दिया, पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल लिखे। एक नंबर होता है इसका, प्लीज इसको ऐसे छोड़ना नहीं। इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 400 लार्ज बैग्स, 400 बैग्स हैं, हाउ मेनी वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव अ मास लेस देन 2.32। तो पहले तो इन्होंने काउंट पूछा है कितने बैग्स होंगे 400 में से जिनका लेस देन 2.32 होगा। तो पहले तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी चाहिए कि यार मास लेस देन 3.2 हो। तो प्रोबेबिलिटी मैं पहले निकाल लूं, मास बीइंग लेस देन 2.32, ये तो पहले निकालूं। अरे जब भी प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है तो आप इसको z में चेंज करते हो। z का फॉर्मूला क्या है, इसको स्टैंडर्डाइज करने का, x माइनस म्यू, 2.32 माइनस म्यू 2.40 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन 0.18। ये बेटा मैं आप लोगों को कई बार करा चुका हूं।
सही है, इसमें तो आप लोगों को कोई तकलीफ होगी ही नहीं। अब इस पे आप कहोगे यार इसकी जेड वैल्यू क्या आ रही है, जेड बीइंग लेस देन माइनस 2.32 माइनस 2.4 डिवाइड बाई 0.18। सो बेटा ये आ रही है -4/9 या -0.444। अब पता है बात क्या है, बेटा बेल कर्व है, सही है। एक्चुअल वैल्यूज तो मीन क्या था भाई, 2.4, 2.32 डेफिनेटली यार यहाँ है। लेकिन अगर मैं जेड वैल्यूज की बात करूं, जेड वैल्यू में बेटा ये होता है जीरो, और ये क्या है -0.444। टेबल हमारा वैलिड होता है जेड वैल्यूज के लिए, सही है। तो आप क्या कहोगे यार, अगर मुझे चाहिए ये एरिया, सही है, ये एरिया अगर मुझे चाहिए, तो मैं फौरन से पहले क्या बात करूंगा कि भाई माइनस से पीछे का एरिया बराबर होता है किसके, प्लस से आगे के 0.444, प्लस से आगे का किसके बराबर होता है 1 - 5 ऑफ 0.444। अब एक तो तरीका क्या है, टेबल आप लोग जो बचपन से करते आ रहे हो, 0.444 क्वारी करते हैं अब हम लोग जरा। आपने बच्चों की तरह देखा यार, 0.4 फिर 4 ये आ रहा है, फिर इसमें 4 देखा, 4 पे आ रहा है 14, तो आ रहा है 0.6714। भाई 6700 में 14 ऐड कर दो, तो आ रहा है 6714, तो पॉइंट है। तो एक तो ये तरीका है 0.6714, 1 - 0.6714। तो ये आपके पास आएगा, वन में से माइनस करने के बाद 1 - 0.6714, दैट इज 0.3286, 0.3286। अच्छा प्रोबेबिलिटी मांगी भी नहीं है, इन्होंने काउंट मांगा है ना। अब मैं एक बात बोल रहा हूँ सर, ये भी सुन लो यार। देखो मैंने आपको बताया था आपका कैलकुलेटर बहुत स्मार्ट है, अगर ब्लैक एंड व्हाइट वाला है। आपने क्या हरकत करनी है, आपने अपने इस ब्लैक एंड कैलकुलेटर को ओपन करा, सही है। जैसे ही आपने इसे ऑन करा, मेन्यू का बटन दबाया, यहाँ पे आपने फिर 7 का बटन दबाया। बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एरिया बताता है, और नॉर्मल क्यूमुलेटिव या कंटिन्यूस होती है। तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करा नॉर्मल सी डी, कौन सा, ऑप्शन 2, नॉर्मल सी डी आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको -0.44 से पीछे तक जाना है। अब पीछे तक के लिए जब भी आप इसकी नेगेटिव में या पॉजिटिव में इनफाइनाइट वैल्यू देखोगे, तो आपने उसमें 10,000 लिखना है, 10,000 या उससे बड़ी। तो लोअर बाउंड रख दिया आपने -10,000, अपर बाउंड रख दिया -0.444। स्टैंडर्ड डिविएशन 1 रखनी है, मीन हमेशा 0 रखना है, सही है। भाई ये क्या मैंने करा है, ये एक तरह से -0.444, और ये क्या है -10,000। हम लोग कहते हैं ना ये जाके टच नहीं करते, यार ये टच करता है 10,000 के बाद जाके, सही है। तो आपने अपर बाउंड ये रखा, लोअर बाउंड -10,000 रख दिया, सही है। तो डायरेक्टली आपके देख लेना एरिया 0.3286 आ रहा होगा, चेक करो। 0.3285 वही है, 3286 आ रहा है मेरा, कुछ फर्क नहीं आ रहा है सच। अब यार हमारे पास एक और बात आ गई यार, नंबर चाहिए ना आपको, नंबर ऑफ बैग्स, नंबर ऑफ बैग्स आपके हो जाएंगे 0.3286 इंटू 400। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, इंटू 400 ये आता है 131.44। तो आप कह दोगे यार कंप्लीट बैग्स कितने होंगे जिनका मास इससे कम होगा, तो आप कह दोगे 131 बैग्स। अच्छा, अब बच्चे कहते हैं सर आपने इन दोनों को क्यों मल्टीप्लाई करा, देखो इसका भी एग्जाम्पल है। मैं अक्सर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट देता था जो कि मीन होता है। मैंने आपको बताया था कि यार देखो अगर फर्ज करो कोई बच्चा है मेरा जो कि गुरमीत है, गुरमीत ऑन एन एवरेज 70% ऑफ द क्वेश्चन सही करता है। तो अगर बच्चा 70% क्वेश्चन सही करता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर इज 0.7। अगर वो बंदा 50 नंबर का टेस्ट देगा, तो उसके मार्क्स कितने आएंगे, 50 इंटू 0.7। 100 नंबर का टेस्ट देगा तो 100 इंटू 0.7।
200 नंबर का टेस्ट देगा तो 200 × 0.7, यही होता है ना। इसीलिए हमारे पास बैग जिसका मास <2.32 है, उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई मेरे पास। और टोटल बैग्स कितने हैं? 400 हैं। तो कितने ऐसे बैग्स होंगे जो <2.32 होगा? मैंने इस प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दिया 400 से। सिंपल सी कहानी है। इसके बाद अगला सवाल क्या है भाई? इसका अगला सवाल है, the masses of small bags of pasta are normally distributed with mean mu and standard deviation this. 80% of the bags have mass less than, data बनाओ। Probability of x being less than 1.26 is 0.8, and 40% of the bags have mass less than 1.08, यानी कि x being less than 1.08 is 0.4। अच्छा, म्यू और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालनी है। देखो अब अकल से सोचो, बैग छोटा है, मीन अलग होगा, स्टैंडर्ड डिवीजन अलग होगी। भाई पहले तो आप ये डिसाइड करो कि 1.26 मीन से पीछे है, मीन से आगे है। सही है, पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे यार, क्योंकि देखो यहाँ पे इसकी एक्स वैल्यू क्या है? 1.26। पीछे होने का एरिया 0.8 है, तो बेटा मीन डेफिनेटली मीन्स, एक्स की वैल्यू मीन से आगे होगी, तभी तो पीछे का एरिया मोर देन 0.5 है। तो मैंने कह दिया ये जो 1.26 है ना भाई, ये मीन से आगे है कहीं पे। तो इस 1.26 पे कोई ना कोई जेड वैल्यू होगी। वो जेड वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव है। भाई मीन से आगे जेड वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, और ये एरिया आपको दे दिया है बेटा 0.8। ये पूरा एरिया है 0.8। तो आपने बेसिकली ये मीन से आगे मीन से पीछे कैसे डिसाइड करते हो? एक तो इनइक्वालिटी को और प्रोबेबिलिटी को देख के। ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे फौरन से एक बात कह सकते हो कि यार सर देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड बीइंग लेस देन ए अगर है 0.8, बेटा आपका जी टेबल लेस देन के लिए वैलिड है ना, तो ए विल बी इक्वल टू 5 इनवर्स ऑफ 0.8। अब आपको बेटा प्रोबेबिलिटी गिवन है, आपको जेड वैल्यू चाहिए, तो आप इनवर्स जी टेबल पढ़ोगे। इनवर्स जी टेबल में आप देखोगे 0.8 का है भाई, 0.8 से जस्ट पहले की वैल्यू 0.7995 है, तो आते हैं 0.84। 5 ऐड करना है, वो 2 पे आता है, तो आपने क्या लिख दी? 0.842। सही है, आपने वैल्यू लिख दी, जेड वैल्यू 0.842। आपको बच्चा आते कहते हैं यार सर मुझे टेबल नहीं देखना। मैं कहता हूँ कैलकुलेटर से भी सीख लो भाई। आपने ऑन करा कैलकुलेटर, मेन्यू दबाया, मेन्यू दबाया, फिर से 7 दबाया, यहाँ पे एक ऑप्शन है इनवर्स नॉर्मल का, ये हमेशा पीछे के एरिया के लिए आंसर देता है, हमेशा पीछे के एरिया के लिए देता है। 3 दबा दिया, एरिया की जगह लिख दिया 0.8। याद रखना स्टैंडर्ड 1 होना चाहिए, मीन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0.8416 आ रहे हैं, यानी कि 842 आ गया। आ गया भाई आराम से। सिमिलरली इस पे आ जाओ भाई। अब ये जो जेड वैल्यू आती है, जेड वैल्यू होती क्या है भाई? एक्स माइनस में अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन होती है। भाई इसकी एक्स की वैल्यू क्या है यार? 1.26 है, मीन अननोन है, स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं पता, 0.842। तो बेटा ये आपके पास क्या बन गया? 1.26 माइनस म्यू इज इक्वल टू 0.842 टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन। मीन विल बी इक्वल टू व्हाट? 1.26 माइनस 0.842 स्टैंडर्ड डिविएशन। एक इक्वेशन बन गया हमारे पास। इस तरह के हमने कई सवाल करे हैं। अब एक और बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग लेस देन 1.08 इज इक्वल टू 0.4। पहले मुझे डिसाइड करना होगा 1.08 मीन से पीछे है, मीन से आगे। तो चलो मैं इसको चेक करता हूँ भाई। बेल कर्व बना, अच्छा ये बना के दिखाना जरूरी नहीं है, ये मैं सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग बना रहा होता हूँ। भाई ये एक्स की वैल्यूज हैं, देखो एक्स लेस देन है। देखो अगर 1.08 यहाँ होता तो पीछे का एरिया डेफिनेटली मोर देन 0.5 होता ना। तो दिस मीन्स कि 1.08 यहाँ है कहीं, तभी तो उससे पीछे का एरिया खाली 0.4 है। सही है, ये एरिया है 0.4। अब एक बात सुनो,
आप कहोगे कि यार यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू होगी वो तो माइनस में होगी। तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड बीइंग लेस देन माइनस ए इज इक्वल टू 0.4। हमें पता है माइनस ए से जितना पीछे का एरिया होता है वो बराबर होता है प्लस ए से आगे के। ये बात हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि सिमेट्रिकल होते हैं भाई ये। अब प्लस ए से आगे का एरिया बराबर किसके होता है, 1 - प्लस ए से पीछे के। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि z बीइंग लेस देन ए विल बी इक्वल टू 0.6। तो a क्या आ जाएगा, फाइव इनवर्स ऑफ 0.6। अब मैं बेटा वही टेबल पे गया ख्वारी, 0.6 अब मैं प्रोबेबिलिटी ढूंढूंगा, 0.5987, 0.25। अब मुझे इसमें 13 ऐड करना है, 13 ऐड नहीं हो रहा है, 12 ऐड हो रहा है। तो मेरे पास क्या आ रहा है भाई, 0.253 माइनस 0. अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.253। अब मैंने ए की जगह लिख दिया 0.253, लेकिन बेटा हमने इनिशियली डिसाइड करा था ए नेगेटिव है तो आपने -0.253 लिखा। लेकिन अब कोई बच्चा अगर आता है, स्मार्ट बच्चा है, वो कहते हैं, सर कैलकुलेटर आपने यूज करना सिखाया है। गाइस कैलकुलेटर हमेशा पीछे के एरिया को कंसिडर करता है। आपने पता है क्या करना है, वही मेन्यू 7 इनवर्स नॉर्मल 3, पीछे का एरिया 0.4 था ना, तो आपने सीधा सीधा 0.4 लिख दिया, खुद ही आंसर दे देगा -2 -0.253। देख लो आप डायरेक्ट खुद से। और ये चीज अलाउ भी है भाई, आपने बस ये स्टेप्स दिखाने, टेबल वेबल पढ़ के पढ़ना आना जरूरी नहीं है। खैर, अब बेटा आप लोग क्या करेंगे, मीन 1.08 माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन -0.253। तो भाई 1.08 माइनस, ये तो एक और इक्वेशन आ गई ना। अब इसमें मैं पिछली वाली सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यार, माइनस म्यू 1.26 -0.842 स्टैंडर्ड डिविएशन -0.253 स्टैंडर्ड डिविएशन। तो बेटा ये क्या आ रहा है, 1.08 -1.26, तो आ रहा है -0.18 इज इक्वल टू -0.253 स्टैंडर्ड डिविएशन माइनस, ये देखो बेटा ये माइनस माइनस प्लस हुआ होगा, फिर वहां जाके माइनस हो गया 0.842। तो बेटा ये आपके पास आ रहा है 0.0842 प्लस 0.253, -1.095 स्टैंड डिवीएशन -0.18 जन्नत जन्नत स्टैंड डिवीएशन 0.18 divided by answer that is 0.164, 164 आ जाएगा, सीधा सीधा आपका आंसर। स्टैंड डिवीएशन आ गई, फिर आपने बेटा यही वैल्यू मीन में डाली, तो ये आ जाएगा 0.842। मीन आ गया 1.12, मीन आ गया बेटा आपके पास 1.12। कोई मसला नहीं होगा। फिर भी देख लेता हूँ मैं, 1.26 842, 1.12 आपका आंसर आ गया। कोई मसला नहीं। आगे क्या हो रहा है, 8 स्मॉल बैग्स ऑफ पास्ता आर चोजन एट रैंडम। अब हमने 8 बैग उठाए, सही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 5 ऑफ द स्मॉल बैग्स हैव मास लेस देन 1.26। देखो मेरे डिजायर्ड कौन से बैग्स हैं जिनका मास हो लेस देन 1.26, और लेस देन 1.26 का कितने का था, 80% का था। और बैग्स उठाए जो कि होल नंबर है, बैग्स भी आपने कितने उठा लिए, 8। मेरा डिजायर्ड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग लेस देन
1.26 विच इज 0.8, ये टेक्निकली हमारा पी हो गया। तो मेरा बेटा ये पूरी बायनॉमियल की कंडीशन बन गई। 8 बैग्स, डिजायर्ड की प्रोबेबिलिटी 0.8, मांगा क्या इन्होंने, मोर देन 5। मोर देन 5 का क्या मतलब है यार, 6, 7, 8। तो बेटा ये तो सीधा सीधा बन गया 8C6, 0.8 की पावर 6, 0.2 की पावर 2, 8C7, 0.8 की पावर 7, 0.2 की पावर 1, 8C8, 0.8 की पावर 8, 0.2 की पावर 0। सही है मेरा बच्चा। अब कैलकुलेट तो सभी कर सकते हैं बेटा हमारे कैलकुलेटर से, ये तो सब कर लोगे। मैं कैलकुलेटर से यूज करना सिखा रहा हूँ, यानी कि जो डायरेक्ट है। आपने मेन्यू दबाया, 7 दबाया, यहाँ पे एक ऑप्शन है बायनोमियल पीडी का, बायनोमियल पीडी, 4 दबा दिया। फिर वेरिएबल दबा दिया, क्योंकि आपको एक्स की अलग अलग वैल्यूज पे चाहिए। एक्स की वैल्यू 6 पे चाहिए, एन क्या है, 8 है, डिजायर्ड की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, एक्स एन पी मांगेगा यहाँ पे। 6 के लिए प्रोबेबिलिटी आ गई 0.2936, ये आ गई 0.2936। बेशक कैलकुलेट करके देख लेना। फिर आप 7 पे देखोगे, एक्स की जगह 7 रखा भाई, तो आ रही है 0.3355, 0.3355। फिर आपने 8 पे रख के देख लिया भाई, एक्स की जगह 8, तो आ रही है 0.1678, 0.1678। अब यार इनको ऐड करना तो एज सच कोई बड़ा काम है ही नहीं। 0.2936 प्लस 0.3355 प्लस 0.1678, तो ये आ जाता है 0.7969, 0.7969। लेकिन आप इसे लिख सकते हो 797, 0.797। ये आपका आंसर भी आ गया इसका। इसके बाद अच्छा इस पेपर में थे ही 6 सवाल, लेकिन बट यार ये सवाल काफी अच्छे लगे मुझे, इस पेपर के लेंदी थे। या शायद इस वजह से भी मुझे वो लगे क्योंकि पहली बार देख रहा हूँ क्वेश्चन सारे, आंसर्स को भी बार बार रीचेक करने का डर। मैंने भी वैसे अभी पेपर करा है जैसे आप लोग स्टूडेंट्स की तरह करते हो पेपर में, तो हाँ मुझे भी टाइम लगा है। बट आई होप कि किसी भी बच्चे को इस पूरे पेपर में कोई मसला नहीं होगा। इंशाल्लाह अब मैं कल की क्लास में आप लोगों के साथ एक और पेपर डिस्कस करूंगा।